Hello everyone, welcome to Logical. I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है सो डू वॉच इट, क्योंकि वहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम प्रियम्बल से शुरू करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर करेंगे जो कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से शुरू हुआ है वो उस पे बात करता है। ठीक है, सो लेट्स डाइव इनटू इट। One important information before we start is इसकी पीपीटी लाइक द लास्ट वीडियो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। वो ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ से सारी जो क्लासेस की नोटिफिकेशंस है वो आते हैं, सो डोंट मिस आउट ऑन दैट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रियम्बल है क्या? प्रियम्बल इज लाइक द इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जैसे कोई भी बुक स्टार्ट होती है तो उसका इंडेक्स होता है, वैसा ही है प्रियम्बल। सो इट इज द इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन कि क्या फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या प्रोवाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रियम्बल है। इट इज अमेंडेड ओनली वंस। तो अभी तक जो प्रियम्बल है उसको सिर्फ एक बार अमेंड किया है, विच इज द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे आगे जाके। ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जैसे लास्ट की वीडियो में अपन ने सोर्सेस देखे थे, तो ये यूएसए से लिया है। एंड दिस इज नॉन जस्टिशिएबल। व्हाट डज इट मीन टू हैव नॉन जस्टिशिएबल? मतलब कि इसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं हो सकता। जैसे अगर इसमें कोई भी चीज लिखी हुई है एंड उससे आप अग्री नहीं कर रहे हो या वो चीज फुलफिल नहीं हो पा रही, तो उस पे केस फाइल नहीं हो सकता। ओके, सो नाउ दिस इज आवर प्रियम्बल। ऐसा दिखता है प्रियम्बल। इसके लिए मैंने ये फोटो अटैच की है कि तुम भी देख सको कि प्रियम्बल एक्चुअल में दिखता कैसे है। ठीक है, चलो एज वी रीड इनटू इट। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute in India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic। अब इनका मीनिंग क्या है? Sovereign मतलब independent and not ruled by any other country। व्हाट डज दैट मीन? मतलब जब इंडिया ब्रिटिश के कंट्रोल में था तब उसको सॉवरेन नहीं कह सकते थे। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो पावर है वो ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे। सो एट दैट टाइम इट वाज नॉट सॉवरेन, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी इंडिया सॉवरेन है, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट इन इट्स ओन सेल्फ एंड कोई भी दूसरी कंट्री के द्वारा ये रूल नहीं किया जा रहा। ओके, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब think about the welfare of the citizen, equality, etc., and uphold the sense of brotherhood. This is the meaning of socialist। मतलब लोगों का वेलफेयर देखना है एंड इक्वालिटी को प्रमोट करना है। सेक्युलर। सेक्युलर हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि इंडिया डज नॉट प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब इंडिया कोई भी एक रिलीजन की साइड नहीं ले सकता। इट कैन अपहोल्ड द रिलीजन फॉर इट्स ओन सेक, बट वो किसी भी रिलीजन के साइड में नहीं है या किसी एक रिलीजन को वो सपोर्ट नहीं करता। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज इक्वल। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया किसी भी रिलीजन में मानता नहीं है, बट इंडिया सारे रिलीजन को एक ही स्केल पे नापता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक। ये वैसे सुना होगा बहुत बार कि जो गवर्नमेंट है वो आंसरेबल है और अकाउंटेबल है पीपल के द्वारा, पीपल की टूवर्ड्स। रिपब्लिक, नो रूल ऑफ मोनार्की बट बाय वोट्स गिवन बाय पीपल। तो इंडिया जो है वो रिपब्लिक है। यहाँ पे कोई भी मोनार्की एग्जिस्ट नहीं करती, बट जो लोगों ने वोट्स दिए हुए हैं वो। तो सऊदी अरेबिया क्या रिपब्लिक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पे मोनार्की एग्जिस्ट करती है ना। आगे पढ़ते हैं। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये क्या होता है? जस्टिस ऑफ कोर्स न्याय, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, जस्टिस बोथ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी भी थॉट की, एक्सप्रेशन एंड बिलीव की। मतलब आप किसी एक्सप्रेशन में मानते हो, आप किसी थॉट को एक्सप्रेस करना चाहते हो, सो यू हैव द लिबर्टी टू डू सो, बिकॉज ये हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है। ओके, एंड अगर आपको कोई रिलीजन फॉलो करना है, आपका कोई बिलीफ है, सो यू ऑल्सो कैन डू दैट बिकॉज यू हैव द लिबर्टी टू डू सो। इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब ट्रीटिंग ऑल citizen to be equal of status, opportunity and promote them all. Okay, fraternity,
feeling of brotherhood, and we are Indian first and anything else later. मतलब कोई भी स्टेट बाद में आएगा, कोई भी कास्ट बाद में आएगी, कोई भी रिलीजन बाद में आएगा, सबसे पहले वी आर इंडियन देन एनीथिंग एल्स. सो दैट्स फ्रेटर्निटी. और ये प्रमोट करना हमारी भी जिम्मेदारी है, एट द सेम टाइम ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है. ठीक है. एक चीज और ध्यान रखना कि इसको एक बार अमेंड किया था 42nd अमेंडमेंट 1946 में, जब इसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किए थे. ठीक है. केशव नंदा भारती में ये बताया था कि प्रियम्बल जो है इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट समथिंग विच इज नॉट. मतलब देयर वाज अ टसल बिटवीन कि जो प्रियम्बल है अगर वो जस्टिशिएबल ही नहीं है तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है. बट केशव नंदा भारती में इसको बताया था कि हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इट विल ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. In our Constituent Assembly, this 26 November 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves to this Constitution. मतलब जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं उसी दिन इसको वो किया था, अडॉप्ट किया था, बट इम्प्लीमेंट हुआ था ऑन 26 जनवरी 1950 को. ना अब आता है पार्ट वन. पार्ट्स वैसे बता दिए थे कि पार्ट्स क्या होते हैं. तो पार्ट वन में आता है फर्स्ट आर्टिकल से फोर्थ आर्टिकल तक. तो फर्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो जो इंडिया है वो एक यूनियन है स्टेट्स का. तो कौन सी जो टेरिटरीज है वो इंडिया में आएगी, जो स्टेट की टेरिटरीज है, जो यूनियन टेरिटरीज है, जो फर्स्ट शेड्यूल में दी हुई है, शेड्यूल्स किए थे ना उसमें. और एनी अदर टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड लाइक सिक्किम. सिक्किम वॉज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट उसको जब एक्वायर किया तो वो भी इंडिया का पार्ट बन गया. तो वो सारी टेरिटरीज भी इंडिया का पार्ट आएगी. तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स. नाउ आर्टिकल 2 पे आते हैं, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स. मतलब ये एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की बात करता है. दिस आर्टिकल स्टेट्स दैट इफ एनी अदर कंट्री से नेपाल wants to be part of India then it is given in article 2. now कोई भी दूसरी कंट्री है जैसे नेपाल है, अब वो चाहता है कि नहीं, दे कांट हैंडल देयर कंट्री, बहुत छोटी सी कंट्री है, सो दे वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया. तो वो चीज़ किस आर्टिकल से होगी, वो आर्टिकल 2 से होगी. अभी सिक्किम ऐड हुआ था तो वो कौन से आर्टिकल से हुआ था, आर्टिकल 2A. देखो, जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसका सीक्वेंस खराब नहीं हो जाए इसलिए कोई भी आर्टिकल के बाद ए बी लगा देते हैं ताकि अ, कोई न्यू आर्टिकल ऐड हो जाए. तो तुम्हें कभी भी ऐसा दिखे ना कि 2A लिखा है, 2B लिखा है, दैट मीन्स दैट्स अ न्यू आर्टिकल. दिस इज अ क्लॉज. ये अलग है, ये दूसरा आर्टिकल है. तो जो सिक्किम स्टेट बना था ना वो आर्टिकल 2A से बना था. ओके. नाउ आर्टिकल 3, Parliament may by law form a new state by separation of a territory from any state or uniting two or more state or any part of state or by uniting any territory to a part of any state, increase the area of any state, diminish the area of any state, alter the boundary of any state and alter the name of any state. मतलब कि कोई भी न्यू स्टेट जो है पार्लियामेंट बना सकती है. जैसे दो स्टेट है, अब उसमें क्या करना है कि उन दोनों को जोड़ना है और एक स्टेट बनाना है, वो आर्टिकल 3 से होगा. एक स्टेट है उसको दो में डिवाइड करना है, जैसे तेलंगाना बना था, वो कर सकते हैं. जैसे किसी स्टेट की जो बाउंड्री है वो ऑल्टर करनी है, वो कर सकते हैं. एंड अभी सुना होगा कि केरला का नाम केरलम करने वाले थे, वो भी इसी आर्टिकल से होगा क्योंकि नेम भी इसी में आता है. ठीक है. नाउ आर्टिकल 4, law made under article 2 and 3 provide for the amendment in first and fourth schedule. ये मैंने बहुत बड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है लेकिन इसका सिंपल सा मतलब यही है कि अगर 2 और 3 आर्टिकल में कोई भी चेंज हुआ तो उसके लिए शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में भी चेंज करना पड़ेगा.
क्यों? क्योंकि शेड्यूल 1 बात करता है स्टेट्स की और शेड्यूल 4 में भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो राज्यसभा के स्टेट एलोकेशन की बात करता है। इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 है वो खत्म होता है और पार्ट 2 विच सिटीजनशिप वो स्टार्ट होता है, जो कि है आर्टिकल 5 से 11 के बीच में। आर्टिकल 5, this article talks about citizenship for the people at the commencement of constitution, that is January 26, 1950। तो ये उन लोगों की बात करता है जिनको सिटीजनशिप मिलेगी एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, जैसे 26 जनवरी 1950। ठीक है, किस किस लोगों को मिलेगी? जो कि बॉर्न थे इंडियन टेरिटरी में, whose either parents were born in Indian territory, who have been ordinarily resident in India for at least 5 years immediately preceding the commencement of the constitution। commencement मतलब वही 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले तक, मतलब 1945 से 50 तक कंटिन्यूसली इंडिया में रह रहे हैं एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन, उनको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट क्या सिर्फ इन्हीं को मिलेगी? नहीं। तो आर्टिकल 6 बात करता है पीपल हु केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, एन इमिग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान becomes citizen of India if he or either of his parents were born in India, और in addition they fulfill one of the following conditions। मतलब कि या तो उनके कोई भी पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए और उसके साथ साथ in case he migrated to India before 19th जुलाई 1948। ठीक है, ये एक कंडीशन है। या in case he migrated on or after जुलाई 19 1948 he had been registered as an Indian citizen। मतलब या तो पहली वाली कंडीशन फुलफिल कर लो या तो सेकंड वाली फुलफिल कर लो कि आफ्टर आए जुलाई 19 1948 के, लेकिन रजिस्टर्ड इंडियन सिटीजन है। ठीक है। Now, Article 7, it is for the citizen who migrated to Pakistan after 1st March 1947 but returned to India for resettlement, and he or she has been have to register. After that, they need to reside in India for 6 months and then they can apply for Indian citizenship। मतलब पहले वो पाकिस्तान गए थे आफ्टर 1 मार्च 1947, बट वापस आ गए रीसेटलमेंट के लिए इंडिया में क्योंकि उनको लगा कि ठीक है इंडिया इज बेटर कंट्री तो वो वापस आ गए एंड उसके साथ साथ उनको 6 महीने इंडिया में रहना पड़ेगा, फिर ही वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ आर्टिकल 8, according to this, a person who or either of his parent or grandparents were born in India before independence but was ordinarily residing in any part of the country outside India and Pakistan may register themselves as a citizen of India, the diplomatic and consular representative of India in the country of residence। मतलब कि किसी भी इंसान के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया में बॉर्न हुए थे बट किसी और कंट्री में रह रहे हैं आउटसाइड इंडिया और पाकिस्तान, तो वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं उस कंट्री के डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया में। ठीक है। आर्टिकल 9, आर्टिकल 9, ओके। Under this article, no person can be citizen of India under Article 5, 6 and 8 if he has voluntarily acquired the citizenship of a foreign country। This provision thus recognizes the principle that no citizen can claim a dual citizenship। Now, लास्ट क्लास में बताया था कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल बनाया कि अगर किसी ने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, एक्वायर कर ली है, तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप जैसा कॉन्सेप्ट अप्लाई ही नहीं करता। ओके। आर्टिकल 10, the Constitution of India guarantees the continuation of citizenship rights. It also protects fundamental rights like speech, equality, life and liberty।
कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजनशिप को दिए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सबको दिए जाते हैं, वो आगे बता दूंगी। बट ये इस आर्टिकल में ये दिया हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पीच इक्वालिटी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को अपहोल्ड करता है एंड उनको प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 11, even though there are articles from 5 to 11 in constitution to regulate citizenship, but still parliament has the power to make laws on citizenship। मतलब कि ऑल्दो 5 से 11 कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए, बट स्टिल जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है उस पे। एंड इसी के लिए हमारे यहाँ एक लॉ है विच इज सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जिसके थ्रू 5 तरह से हम सिटीजनशिप अक्वायर कर सकते हैं एंड 3 तरह से हमारी सिटीजनशिप जा सकती है। आप एक एक करके समझते हैं कि इनसे कैसे सिटीजनशिप मिलती है। बट अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए हो तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। डेसेंट मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं वो इंडियन सिटीजन हैं, इसलिए आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। ऑल्दो इसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं लेकिन उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन मतलब कि आपके दादा दादी पर दादा दादी पर जो भी हैं, अगर वो इंडिया के सिटीजन रहे हैं या इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो उसके बेसिस पे आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। नेचुरलाइजेशन नेचुरलाइजेशन का एक तरीका होता है जिसके थ्रू आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। बट इसका क्राइटेरिया क्या है कि लेट से आप जो हो कोई फॉरेन कंट्री से जिसका इंडिया से कोई नाता नहीं है, लेकिन आपको कंट्री पसंद आ गई कि नहीं इंडिया अच्छी कंट्री है, स्पाइसेस भी अच्छी है, खाना भी अच्छा है, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, तो हम यहीं रहेंगे ना। तब कैसे सिटीजनशिप ले सकते हो? उसके लिए आपको 11 साल इंडिया में रहना पड़ेगा और जो 12 महीने हैं फ्रॉम दैट 11 साल, जस्ट इमीडिएटली बिफोर दैट 11 साल, वो आपको सारे इंडिया में बिताने पड़ेंगे। तब आपको इंडिया के सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो 11 साल प्लस 12 मंथ्स, तब जाके आपको अ, जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वहाँ पे रजिस्टर कराना पड़ेगा एंड देन उसके बाद आपको नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल जाएगी। इनकॉर्पोरेशन ये एक कंपैरेटिवली ईजियर वे है। जैसे सिक्किम है, सिक्किम को इंडिया की टेरिटरी में एक्वायर किया था ना, जितने भी लोग सिक्किम में रह रहे थे ना वो ऑटोमेटिकली जो है इंडिया के पार्ट बन गए। उसी को इनकॉर्पोरेशन से सिटीजनशिप मिलना कहते हैं। ठीक है ना। देर आर 3 ways टू टर्मिनेट योर सिटीजनशिप। हाँ, सिर्फ मिल ही नहीं सकती, 3 वे से हट भी सकते हो सिटीजनशिप। तो ज़्यादा हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अभी देखते हैं कैसे। रिनाउंसिएशन, एनी पर्सन विथ मेजोरिटी एंड कैपेसिटी कैन डिक्लेयर टू renounce his citizenship। मतलब कि आप डिक्लेयर कर दो कि मुझे नहीं रहना इंडिया का सिटीजन और आपने जाके कनाडा की सिटीजनशिप ले ली, तो वो होता है रिनाउंसिएशन। जब आप खुद वॉलेंटरी अपनी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर रहे हो। ओके, फिर आता है टर्मिनेशन, विच मीन्स कि आपके पास नॉलेज था और आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हो। तो जब इंडिया की गवर्नमेंट आपकी सिटीजनशिप कैंसिल करती है, टर्मिनेट करती है, तो उसी को टर्मिनेशन कहते हैं। इसमें आपने खुद अपनी सिटीजनशिप दी, इसमें गवर्नमेंट ने आपकी सिटीजनशिप ले ली। ठीक है। नाउ deprivation, if a person has acquired citizenship of India by fraud, मतलब कि कोई दूसरी कंट्री या लेट्स से एनिमी कंट्री के आप सिटीजन थे, आप ऐसे तारों से के नीचे से आ गए कंट्री में, आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट अपलोड किए और आपने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली। नाउ किसी ने आपको पकड़ लिया और कंप्लेन कर दी। इस केस में जो गवर्नमेंट है वो आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर सकती है। ठीक, जब आपने फ्रॉड में ली, इसमें फ्रॉड नहीं किया था, इसमें आपने किसी और कंट्री की ले ली थी इसलिए टर्मिनेट की। इसमें इंडिया में रहते रहते अगर गवर्नमेंट को पता लगता है कि आपने जो इंडिया के सिटीजन है वो फ्रॉड से बने हो, तब आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी।
आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। हमको प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, क्योंकि इन स्लाइड्स को बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट ही हूँ। कोई भी हेल्प चाहिए हो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे बता देना। देयर आर 2 चैनल्स क्रिएटेड, वन फॉर चैट, वन फॉर मेन चैनल, जहाँ पे पीपीटीज अपलोड होती रहेंगी। तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लेना। मेरा पढ़ाया और पसंद आए तो प्लीज़ यूट्यूब को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना या फॉलो कर लेना इफ़ यू वांट। नो प्रेशर। ओके, थैंक यू एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।